अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और मौसम के असरात ने आप लोगों को मेरी तरह और सबा की तरह असरअंदाज नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोग तो शदीद फ्लू का शिकार हुए हुए और पर उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अगर नहीं है तो प्लीज बहुत ज्यादा एहतियात कीजिए। वैसे भी वीकेंड आ रहा है तो होपफुली कि हमारे पास प्रॉपर टाइम होगा रेस्ट करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें जनाब, आज आपको बताएं कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। आज के शो में हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन से की जो सबसे बड़ी सोर्स है न्यूज चैनल्स के बारे में, जिनके आने के बाद दुनिया बहुत मुख्तसर हो गई है और ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया ही सिमट चुकी हो। कम्युनिकेशन के जरिए ने इस दुनिया को वाकई में एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। अवाम को ना सिर्फ इन न्यूज चैनल से आगाही मिलती है बल्कि लोगों में शऊर भी पैदा हो गया है कि हमारे आसपास आखिर क्या कुछ हो रहा है, बल्कि दुनिया में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं हम तक पहुंचाने में न्यूज चैनल्स में मौजूद एंकर्स, रिपोर्टर्स हो चाहे प्रोड्यूसर्स हो, दिन रात न्यूज इकट्ठी करने की तगदौ में लगे रहते हैं। तब जाकर अवाम अपने आसपास होने वाले समाजी, मौशी, सियासी सरगर्मियों और अनहोनी वाकयात को जान पाती है। पर जहां अवाम इन खबरों से बाखबर रहती है, वहीं इनमें से कुछ खबरें उनको इस्तराब की कैफियत में भी मुब्तला कर देती हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि सोसाइटी बिल्डिंग में न्यूज चैनल्स का क्या रोल है और क्या ये चैनल्स अपने इस रोल की बाखूबी जो अपनी तमाम तर फराइज है उनको निभा पा भी रहे हैं या नहीं। सब पर आज गुफ्तगू होगी। जी हाँ, मीडिया के किरदार पर आज बात होगी। तो उस पर सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी कि हम सुब परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए या ओवरऑल हमारे यहाँ बढ़ते हुए चैनल्स की बात की जाए तो आज हम देखते हैं कि 77 से ज्यादा हमारे पास सैटेलाइट चैनल्स हैं और 2000 से ज्यादा केबल ऑपरेटर्स हैं। और अगर लैंडिंग चैनल्स की बात की जाए तो ये 28 चैनल्स हैं, जिनमें बीबीसी, स्टार और CNN और दीगर शामिल हैं। और अगर बात की जाए FM की तो FM जो है 129 FM है, जबकि 46 रेडियो स्टेशन है। तो मीडिया एक बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। इस मुआशरे में मीडिया बड़ा असरअंदाज होता है इस मुआशरे में। और अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो इसको कहा जाता है कि ये ट्राई डायमेंशनल मीडिया है, जिसका मकसद है टू एजुकेट द पीपल, टू इन्फॉर्म द पीपल और टू एंटरटेन द पीपल। आज इस सारे सिनेरियो पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मुआशरे में मीडिया का किरदार क्या है, ये किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है और इसके बढ़ते हुए असर रसूख पर बात करने के लिए, हेल्दी डिस्कशन के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी भी मौजूद होंगी, जिनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है मीडिया के किरदार पे। तो सबसे पहले मिलेंगे आपको हर तरह की खबर जल्द अज जल्द पहुंचाने वाली न्यूज एंकर आसमा इकबाल से। बहुत डिफिकल्ट है। पहले ऐसा लगा कि शायद प्रॉम्प्टर पे न्यूज़ आती रहेंगी, मैं देख के खबरें पढ़ती रहूंगी, लेकिन उसके बाद पता चला कि तो बड़ा मुश्किल काम है। आप स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन जब आप स्टूडियोज में हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त कोई भी स्टोरी आ सकती है और आपको उसको कवर करना है। मिलेंगे पाकिस्तान के सीनियर सहाफी और करंट अफेयर टॉक शो के होस्ट मुबश्शिर जैदी से। मेरे वालिद साहब बैंकर थे, उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि मैं कहीं बैंकर बन जाऊं, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ और मैंने कहा जी मुझे नहीं बनना। और तो मैंने उन दिनों मुस्लिम अखबार था, वहाँ पर मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर ली व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन। वहाँ से फिर एक सफ़र शुरू हुआ, फिर मैंने मुड़ के ही नहीं देखा। मुझे लगा कि सहाफ़त ना एक लाइफ स्टाइल बन जाती है आपकी जब आप इसमें आ जाते हैं और पूरी तरीके से आप किसी भी पेशे में जिसको आप पसंद करते हो अगर आप आगे बढ़ना चाहते तो मेरे ख्याल में वो जो जुस्तजू होती है वो आपको कहीं ठहरने नहीं देती। और मिलवाएंगे आपको कैमरे के पीछे न्यूज रूम में न्यूज फ्लो को कंट्रोल करने वाले न्यूज रूम के शिफ्ट इंचार्ज आसिफ अल्ताफ से। अखबार और रेडियो का जो फ़र्क आता है, टीवी का जो फ़र्क है वो यही है कि हम आपको सबसे पहले जो है उसमें हमारी कोशिश होती है कि आप उसको तस्वीर उसकी दिखाएं, उसकी वीडियो दिखाएं। मुख्तसर वक्त होता है टीवी के अंदर, 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर खबर को हमें कंप्लीट करना होता है, अपने व्यूअर को सब कुछ उसके अंदर बयान करके देना होता है। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डाल देते हैं कि आज हेडलाइंस क्या कह रही हैं। जी जनाब, आज हेडलाइंस क्या कह रही हैं। आज जंग की जो मेन हेडलाइन है
यह है भारत खुफिया न्यूक्लियर सिटी में हाइड्रोजन बम के तजर्बात, बहरी जहाज शिकन मिसाइल तैयार, दिल्ली की जंगी तैयारियां इलाके के लिए खतरा है, पाकिस्तान नई अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तानियों से मुतालिक खुसूसी इकदामात नहीं कर रही है, और LOC पर जंगबंदी के माहदे की खिलाफ वर्जी जारी है, पुलवामा में भारतीय फौज का असातिज़ा और तलबा पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है, नफीस ज़करिया की ब्रीफिंग। ये वही वाली बात है जो कल मैं कह रही थी कि इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि पुलवामा में जो है वो असातिज़ा के साथ जिस तरीके से तशद्दुद किया गया है, तो जो असातिज़ा का और तलबा पर जो काबिल तशद्दुद ये मजम्मत की गई है ना अनम, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि किस तरीके से आप एक तालिबात को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इस खबर की ओवरऑल बात करें तो जो नफीस ज़करिया साहब हैं उन्होंने कहा है कि भारत के जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के अज़ाइम थे और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जो भी साजिशें थी वो बिल्कुल नाकाम होती जा रही हैं, और बहरी जंगों में जो है शराकत की वजह से भारत को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और भारत जिस तरीके से चाहता था कि पाकिस्तान तन्हा रहे, पाकिस्तान आइसोलेशन का शिकार हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक न्यूक्लियर खुफिया सिटी भी बना रखी है भारतीयों ने ना, और उसका भी उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके लिए अहकाम जारी किए हैं कि ये न्यूक्लियर सिटी बनाई जाए खुफिया तौर से, ताकि तमाम तर जो है वो टेरर पाकिस्तान के खिलाफ फैलाया जा सके। तो ये मेन लीड आज जंग अखबार का है। जंग की तो मेन लीड ये है ही, एक्सप्रेस की भी मेन लीड यही है। नफीस ज़करिया के अहम बयान सामने आ रहे हैं, जबकि आपको बताएं कि वो हफ्तावार अपनी ब्रीफिंग ही दे रहे थे जिसमें उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि भारत खुफिया तौर पर एक जौहरी शहर जो है वो बना रहा है, उसकी तामीर कर रहा है, और इस तामीर के अंदर खत्ते की सलामती को खतरात जो है मजीद लाक हो सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली ये जौहरी जो हथियार है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, रवायती जौहरी हथियारों का इस्तेमाल। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि आलमी बरादरी इस बात का नोटिस ले, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही खतरनाक नहीं होगा कि उसके हमसाय ममालिक में इस तरह से खुफिया जौहरी शहर बनाया जा रहा है, बल्कि उनका कहना है कि ये पूरे इस खत्ते के लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ा अलमिया है, और ये जो है वो आज एक्सप्रेस की मेन और अहम लीड है। उसके अलावा जो यहाँ पर एक और खबर है वो मेंशन की गई है, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना जो कि खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान की 3 शुगर मिल्स में क्रशिंग बंद करने का हुक्म दे दिया है। क्या वजीर आला ने इत्तफाक चौधरी और हसीब वकास शुगर मिल्स मुंतकिल करने की समरी अपने खानदान के लिए मंजूर की, मुफादात के टकराव का मामला जरूर देखेंगे, अदालत ने ऐसे रिमार्क्स दिए। बिल्कुल, और 16 फरवरी तक इस केस की समाअत की जाएगी, और शुगर मिल वाली खबर जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा, पाक फौज के हवाले से एक अहम खबर में शेयर करना चाहूंगी कि पाक फौज के 37 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की की गई है। कोर कमांडर का ये इजलास हुआ था GSQ में, जहां पर 37 जो है ब्रिगेडियर्स हैं जिनको मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, और साथ साथ वहां पर ये भी कहा गया है कि जो दहशत गर्दी है उसका कला कमा किया जाएगा, और जो पाक फौज की पॉलिसी है पाक फौज एक पेज पर है। अच्छा, आपने पाक फौज की बात की है तो मैं पाक बहरिया की खबर दे देती हूँ, और आपको बताएं कि पाक बहरिया की कसीरुल कौमी मशकें अमन 2017 आज शुरू होंगी। जुमे से इनका आगाज हो रहा है जो कि 14 फरवरी तक जारी रहेंगे, और पाकिस्तान समेत 37 ममालिक जो है वो इसमें शिरकत करेंगे। बहुत बड़ा और जबरदस्त ये जो इवेंट है होने जा रहा है, और टोटल 37 ममालिक हैं जिसमें शिरकत कर रहे हैं, जबकि 5वीं मरतबा है कि इस तरह की जो मशकें हैं उनकी रुनुमाई की जा रही है। और हम देख रहे हैं कि इससे पहले 2007 में, फिर 2009 में, फिर 2011 में, 2013 में, और अब जाके 2017 के अंदर अमन 2017 जो है ये किया जा रहा है। यही तो मशकों जिनका मैं जिक्र कर रही थी कि मशकों की शराकत जब हुई है तो उससे जो है इंडिया को बड़ी परेशानी हुई है, और आइसोलेशन करने का जो उसका एक इरादा था वो खत्म होता दिख रहा है। अच्छा, एक और यहाँ पर लीड है, लेकिन ये लीड जो है थोड़ी जगमगाती हुई लीड है, और इस लीड में भी यही लिखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जगमगाती रोशनियों में रंगारंग आगाज। हम सब जानते हैं, कल हमने भी सेलिब्रेट किया कितना जबरदस्त था सारा सुपर लीग, तो उसका रंगारंग आगाज भी हो चुका है, और पेशावर ज़ल्मी हार भी चुकी है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की माशाल्लाह कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि वहां पर सिचुएशन किस तरह की थी, तो परफॉर्मेंसेस भी बड़ी हमने देखी, साथ साथ आतिशबाजी का भी बहुत जबरदस्त मुजाहरा किया गया, और हमने देखा कि एक ऐसी जबरदस्ती ये सेलिब्रेशन हुई है जिसके बाद ना सिर्फ दुबई में बल्कि पाकिस्तान में भी लोगों ने इस मैच को काफी इंजॉय किया। वेल, अभी तो शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या क्या कुछ होगा। आज लाहौर कलंदर्स भी मैदान में होंगे, फिर कराची जो है कराची किंग्स भी सामने मतलब मैदान में होंगे, तो मुख्तलिफ टीमों के इनके साथ मुकाबले होंगे, तो देखते हैं कि जनाब आगे क्या होता है। चलें अखबार की
बाकी लीड्स को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ एक अहम खबर शामिल करते हैं। तैयबा तशद्दुद केस में नया मोड़ आ गया है। बच्ची के वालिद आजम ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में दोनों मुल्जिमान को मुआफ कर दिया है और केस से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया है। ये एक अहम खबर है तैयबा तशद्दुद केस के मुतालिक, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है। बच्ची के वालिद आजम ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में दोनों मुल्जिमान को मुआफ कर दिया है और केस से दस्तबरदारी का भी ऐलान कर दिया है। जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसे ही हुआ। कितना भी शोर शराबा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है ना, उसके बाद फिर इसी तरह से ये नतीजा निकलता है और इसीलिए फिर इस तरह के ये चाइल्ड लेबर के केसेस सामने आते हैं। अच्छा, एक तो ये केस था, दूसरा केस है पनामा केस, जिसके बारे में यहाँ पर खबर में मेंशन है कि उसका समाज जो है बिल आखिर 15 फरवरी से दोबारा शुरू हो रही है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 अरकान पर मुश्तमिल बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। और ये खबर ना सिर्फ एक्सप्रेस में बल्कि डॉन में भी मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट लाइक्सली टू रिज्यूम पनामा केस हियरिंग ऑन 15 तब। तो ये एक अहम खबर थी। उसके अलावा आपको बताएं कि एक अहम राब्ता हुआ है, टेलीफोनिक राब्ता जनरल बाजवा का अमरीकी वजीर दिफा से, और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को बहुत सराहा है। साथ साथ उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान की जो तमाम तर काविशें थी दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए वो काबिल सत्ताइश है। जेम्स मैटिस ने ऐसा कहा है, जबकि आर्मी चीफ के ओहदा संभालने पर उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। 20 मिनट तक ये गुफ्तगू हुई और काफी पॉजिटिव जो है वो गुफ्तगू हम देख रहे थे। 20 मिनट की गुफ्तगू काफी ज्यादा पॉजिटिव करार दी जा रही है, जबकि जो अमरीकी वज़ीर दिफा है उन्होंने कहा है कि पाक फौज ने जितनी भी जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें की हैं वो काबिल जिक्र है। खैर, बिजनेस रिकॉर्डर की बात करेंगे और बिजनेस रिकॉर्डर में जो है वो सीपैक के हवाले से मेन लीड है कि पीएम मेक्स बिग सीपैक एडेड बिजनेस पिच। तो ये एक मेन लीड है सीपैक के हवाले से, जिसके अंदर डेवलपमेंट सामने आई है। मिनिस्ट्री नेपरा वॉर ऑफ वर्ड्स इंटेंसिफाइंग, एक मेन लीड जो है वो यहाँ पर ये लगी हुई है, जबकि एक और मेन लीड है और इंटरेस्टिंग है कि ऑल सीएम्स टू अटेंड मीटिंग ऑन फ्यूचर ऑफ रेगुलेटर। तो तमाम ये जो फ्यूचर ऑफ रेगुलेटर के हवाले से मीटिंग है, ये तमाम जो है सीएम्स को अटेंड करें। अच्छा, डॉन की अगर मेन लीड्स की बात करूं तो एक तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिक्चर लगी हुई है कि कल जो पीएसएल का प्रीमियर हुआ रंगारंग, उस हवाले से यहाँ पर पिक्चर लगाई गई है। और दूसरी जो खबर है वही सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान की 3 शुगर मिल्स में क्रशिंग बंद करने का हुक्म दिया है। दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड्स क्रशिंग एट शरीफ ओन शुगर मिल्स। तो ये जो है वो आज डॉन की भी अहम खबरें थी। इसी के साथ अखबारों से तो हमने क्या कुछ था वो तो जाना। मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इस्लामाबाद की। और इस्लामाबाद में आज क्या सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां हैं और कौन से मेगा इवेंट्स होने जा रहे हैं, मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे फैसल रजा से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि जो है वो आज इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कोई ख़ास ऐसी बड़ी एक्टिविटीज़ तो नहीं है, लेकिन सबसे अहम जो एक्टिविटी है वो यकीनन जो है वो तैयबा तशद्दुद केस के हवाले से है। इस वक्त हम मौजूद हैं F8 कचहरी में, जहां एडिशनल सेशन जज राजा आसिफ महमूद की अदालत में अब से कुछ देर कबल जो है वो मुलजिम राजा खुर्रम अली खान और मुलजिमा माहीन जफ़र जो हैं, जो कि तैयबा तशद्दुद केस के मरकज़ी मुलजिमान हैं, वो जो है वो पेश हुए हैं। और इस मौके पर जो है उनको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता समाअत पर जो है उन्हें 10 फरवरी तक जो है वो रिमांड में तौसीह मिली थी और आज उनके रिमांड में तौसीह होना है। इस हवाले से जो है वो ये भी एक अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है कि तैयबा के वालिद ने आज अदालत के रूबरू ये बयान दिया है कि वो केस को नहीं चलाना चाहते, वो आगे केस को जो है वो फाइट नहीं करना चाहते। इस पर जो है वो राजा आसिफ महमूद ने वाज़े तौर पर उनसे इस्तफसार किया कि क्या आप किसी दबाव में तो नहीं हैं, आप किसी डर में तो नहीं हैं, आपकी अदालत मुकम्मल तौर पर जो है आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, आपको किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तैयबा के वालिद का ये कहना था कि वो किसी दबाव में आए बगैर जो है वो ये बात कह रहे हैं कि वो केस को प्लीड नहीं करना चाहते, इस केस को नहीं लड़ना चाहते। वो सुप्रीम कोर्ट के में पेश हुए थे तो उस वक्त दबाव में आ गए थे और उस वक्त जो है उन्होंने जो बातें की वो दबाव में आके की, लेकिन आज वो किसी दबाव के बगैर जो है ये बात कर रहे हैं, जिस पर राजा आसिफ महमूद ने एक दफ़ा फिर जो है उनसे इस्तफसार किया कि आप जो है वो अदालत आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप किसी दबाव में ये बयान दे रहे हैं तो इसको आप वापस ले लें। इससे कबल भी आपने जो बयान है वो बयान देकर वापस लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये केस नहीं लड़ना चाहते तो तहरीरी तौर पर जो है वो अदालत को आगाह करें, जिस पर तैयबा के वालिद ने यह कहा कि वो तहरीरी तौर पर जो है वो लिख कर देने को तैयार हैं कि वो ये केस आगे नहीं लड़ना चाहते और उन्हें किसी किस्म की जो है वो ग्रीवेंस नहीं है, केस बेबुनियाद है और वो केस आगे नहीं बढ़ाना
बताना चाहते, ताहम जो है वो इस वक्त समाअत जारी है और आगे चल के देखते हैं कि क्या जो है इसका नतीजा अक्स होगा। इसी के साथ साथ आपको बताता चलूँ कि तैमूर कत्ल केस जो है जो कि जिसमें पुलिस के 2 अफराद जो हैं वो इन्वॉल्व थे, एक मुलजिम जो है वो समीउल्लाह न्याजी आज अदालत में पेश होंगे। गुज़श्ता समातों पे 2-2 बार जो है उनको जी फैसल आप बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं, फैसल आप बिल्कुल अपडेट कर रहे हैं हमें, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आज जो हमारी थीम है वो है मीडिया के किरदार पे, और आज हम बात कर रहे हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हम तमाम लोगों को रिपोर्टिंग के दौरान। तो क्या होता है जब एक खबर सामने आती है, एक ब्रेकिंग आती है और फौरन से आपको बीपर देना होता है। जरा हमें भी कुछ बताइए और अपने नाज़रीन को भी बताइए कि कितनी मुश्किल मरहलों से गुजरकर हम एक खबर नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल जाहिर है, आपके इल्म में है कि जब भी इस तरह के जो है वो उमूर होते हैं, ख़ास तौर पे जो है वो जब हसल बसल की सिचुएशन होती है, जब मुख्तलिफ जलसे जुलूस होते हैं, जब पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती हैं, जब अदालत में जो है जैसे पानामा केस चल रहा है तो उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है। आपको अदालत के अंदर भी जो है वो अपनी कंसंट्रेशन रखनी होती है, अदालत से बाहर भी जो है वो ख़बर भी देनी होती है और ख़बर को बर वक्त देना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस दौरान जो है वो सारी मुश्किलात सामने आती हैं, जिसमें आपको जो है वो सिक्योरिटी बैरियर्स भी अबूर करने होते हैं, आपको जो है वो कानून का ख्याल भी रखना होता है, आपको जो है वो लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं उनका ख्याल भी रखना होता है और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग जो है उसको यकीनी बनाना होता है और तमाम तरह हक़ाइक़ जो है वो भी सामने लेके आने होते हैं। ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग को यकीनी बनाना होता है, तमाम तरह हक़ाइक़ को सा होता है। आप किसी भी हालात में हो, कैसी भी तबीयत हो, आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, आपने रिपोर्टिंग करनी होती है। खैर चलते हैं लाहौर की जानिब और वहाँ मौजूद है हुमा भट्ट, नहीं बल्कि ऐसा करते हैं कि कोयटा चलते हैं, क्योंकि हुमा भट्ट से हम बाद में बात करेंगे। तो कोयटा चलेंगे, लेकिन अच्छा कोयटा भी नहीं जा रहे, हम लाहौर ही जा रहे हैं जनाब। अब लाहौर की जानिब और वहाँ मौजूद है आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट और उनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। हुमा बताइएगा कि शहर में आज कौन से मेगा इवेंट्स हो रहे हैं और मौसम कैसा है। जी बिल्कुल, मैं इवेंट्स के बारे में तो यकीनन ज़रूर बताऊंगी। मौसम भी बहुत खुशगवार है, लेकिन मेन खुशी जो है वो आज तो लाहौरियों को यही है कि आज PSL का मैच जो है और स्पेशली लाहौर कलंदर का मैच है और लाहौर कलंदर के मैच के सामने आ रही है जी हमारी हरीफ कोयटा ग्लैडिएटर है। तो हम लोगों ने तो ये सुना है कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता, लेकिन आज तो लाहौरियों की ये ख्वाहिश है कि सरफराज धोखा दे ही दे ताकि हम लोग तो कम से कम जीत जाएं और पहला मैच जो ओपनिंग मैच है वो हमारे नाम हो जाए। और यकीनन कराची किंग्स की जो खुशी है वो यकीनन आप लोग शेयर करोगे और आप लोग बताओगे कराची किंग्स जो है वो जीतेगा या क्या होगा या उसके सामने, क्योंकि पेशावर ज़ालमी है जो कि कल के शिकस्त खुर्दा है, तो हो सकता है वो कराची किंग्स से आज के दिन बदला ले ही लें। और अगर इवेंट्स का जिक्र करें तो इवेंट्स का जिस तरह के कराची को परेशानी है कचरे से, उसी तरह लाहौरी भी इसी परेशानी में मुब्तला है और लाहौरियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ने एक क्लीनेस ड्राइव जो है, अवेयरनेस ड्राइव, उसका आगाज़ करना है और आज उसके लिए यहाँ पर एक वॉक भी होगी। और क्योंकि लाहौर में जो कचरा है और स्पेशली जो जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं और गंदगी के ढेर हैं और उससे उठने वाली जो जरासीम है उसकी वजह से बीमारियों में काफ़ी इजाफा हो रहा है और जो हॉस्पिटल्स हैं वो भरते ही जा रहे हैं। और ना सिर्फ ये जो मेन शाहराह है वहाँ पर ये बताइएगा कि आप भी रिपोर्टिंग करती हैं, खवातीन के लिए तो वैसे ही फील्ड के अंदर निकलना बड़ा मुश्किल काम है। कोई ऐसी सिचुएशन कभी आपने फेस की हो, क्योंकि आज हम बात भी इस हवाले से कर रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है एक न्यूज को, बड़ी फसी सिचुएशन होती है और उस पैनिक को कंट्रोल करके आपने डिलीवर करना होता है, कितना मुश्किल होता है? बिल्कुल यकीनन, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यह है कि एक फ़ीमेल को हर जगह पर, वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आपने हर जगह पर जाना है और माइक अपना सबसे आगे लेकर जाना है, तो उसमें काफ़ी परेशानी होती है। स्पेशली जब आप हेल्थ बीट कर रहे हो और वहाँ पर जहाँ पर आपको अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है और आपको बाहर से ही सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और फिर पकड़ कर सारी इन्फॉर्मेशन और सारे वो जो हक़ाइक़ हैं, वो जो चीज़ें छुपाने की कोशिश की जा रही होती हैं कि नज़र ना आए और पता ना चले कि अंदर आखिरकार हो क्या रहा है, मरीजों के साथ क्या कुछ किया जा रहा है। उसके लिए अंदर जाना और फिर अंदर से फुटेज सारी लेकर आना और फिर उसको स्क्रीन के सामने आप लोगों को दिखाना कि ये हक़ाइक़ हैं और ये चीज़ है। और मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ये हो चुका हुआ है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अंदर से धक्के पड़ रहे होते हैं, कोई ये भी नहीं सोचता है कि ये फीमेल है तो इसको ऐसा नहीं करना है, धक्के पड़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए करना पड़ता है। और इसी तरह अपडेट कर रही है और बता रही है कि कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, स्पेशली जब हेल्थ की बीट होना
होना तो बड़ा है। अगर कोई जो है हादसा पेश आया और आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो तो आप पूछ रहे होते हैं उनके लोगों से कि यार आप हमें सही बताएं कि लोग कितने जख्मी हुए हैं, किस गलत तादाद में चले जाए। और आजकल हम देख रहे हैं कि नर्सें भी बड़ा एहतजाज कर रही थी कराची में पिछले दिनों, और इस तरह की सिचुएशन लाहौर में भी बहुत ज्यादा होती है जब आपको बड़े धक्के पड़ते हैं और आपको एहतजाज कवर करने पड़ते हैं। हाँ, एहतजाज कवर करना पड़ता है। खैर, एहतजाज की बात आ रही है तो कराची का रुख करते हैं और कराची में भी काफी एहतजाज हो रहे होते हैं। खैर, कराची में गुज़िश्ता रोज यूनिवर्सिटी रोड पर होने वाले ट्रैफिक हादसे का मुकदमा कोच ड्राइवर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। हादसे में 3 खवातीन और 1 बच्चा जाँ भाग हुआ है। इस हवाले से हम अपडेट करेंगे वकास खान। वकास खान, कराची में ये दूसरी दफा यूनिवर्सिटी रोड पर इस तरह का हादसा हुआ है, इंतजामिया क्या करे, ये बेबसी क्यों दिखाई देती है? बिल्कुल, काफ़ी अफसोसनाक ये वाक़या कल पेश आया था यूनिवर्सिटी रोड पे, जिसमें हादसे में 4 लोग जो हैं जाबाक हो गए थे। लेकिन अगर इसकी बात करें आगे कि किन वजूहात के बिना पर ये हादसा पेश आया, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ओवर स्पीडिंग होती है बसों की। इसके अलावा क्योंकि CNG बंद थी तो लोग छतों के ऊपर सफ़र कर रहे थे और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा था। 2 फैक्टर ये हो गए। इसके अलावा जो तरक्याती काम वहाँ पर जारी है उसकी वजह से भी वहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी आहिस्ता चल रहा होता है। उसमें अगर ओवर स्पीडिंग की जाती है तो वहाँ पर उस रोड की हालत ऐसी नहीं है कि स्मूथ गाड़ी चल सके। इस वजह से ये हादसा इसी तरह के पेश आते हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे बिल्कुल इस तरह का हादसा इससे पहले भी हो चुके हैं और शहर कायद में तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर इस तरह के ट्रैफिक हादसा देखने में आते हैं, जिसकी वजह सबसे ज़्यादा यही होती है कि ओवर स्पीडिंग की जाती है बस ड्राइवरों की जानिब से। अब अगर बात की जाए कि ट्रैफिक पुलिस की, अगर ट्रैफिक पुलिस ने इस हवाले से कोई भी एक्शन नहीं लिया, मखदूश हालत होती है इन बसों की, इनको फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे दिए जाते हैं, लेकिन आप अगर उनकी हालत देखें तो फिटनेस उनकी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। अलबत्ता कुछ दिनों पहले ऐसा भी वाकया हुआ था कि एक प्राइवेट टैक्सी के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई थी। जी ठीक है, शहर कायद की सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं वकास खान। और इतने से हो रहे हैं, मेयर कराची भी जाए वकुआ पर पहुंचे और मेयर कराची ने कहा कि जी सारा कुछ तो सिंध हुकूमत कर रही है और ट्रांसपोर्ट भी सिंध हुकूमत के हाथ में, हमारे तो इख्तियारात ही नहीं है, लेकिन यकीनी बनाएंगे कि आवाम को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट दे सकें। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। अमन 2017 जंगी मशकें आज से शुरू होंगी जो 14 फरवरी तक बहरा अरब में जारी रहेंगी। पाक बहरिया की जानिब से मुनक्किदा 5वीं मुश्तरका बैनुल-अक़वामी बहरी जंगी मशकों में शिरकत के लिए 36 में से 9 ममालिक अपने जंगी जहाजों और जदीद सामान हर्ब के हमरा कराची पहुंच गए। मुख्तलिफ ममालिक के जहाजों की कराची बंदरगाह आमद पाक बहेरा के अफसरान और मुतालिका ममालिक के सिफारतकारों ने पुरतपा खैर मकदम किया। और हम तो कल से ही नारा लगा रहे हैं कि पाक बहरिया जिंदाबाद। 17 जून की बात कर लेते हैं। 17 जून 2014 को सानिया मॉडल टाउन के दौरान तोड़ फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार गुल्लू भट्ट को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया है। 27 माह से जेल में कैद गुल्लू भट्ट ने अपील की थी कि इसके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात गलत लगाई गई थी, जबकि वाकई में ना तो कोई शख्स जख्मी हुआ और ना किसी ने इसके खिलाफ शिकायत की। गुल्लू भट्ट को इंसदादी दहशतगर्दी ने 11 साल 3 माह कैद और 1,11,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। और धरने के दिनों में हम बहुत ज्यादा सुनते थे कि गुल्लू भट्ट गुल्लू भट्ट गुल्लू भट्ट। लाहौर में वजीर आजम ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में शजरकारी मुहिम के दौरान पौधे लगाए गए। एडम ब्लॉक से VC हाउस तक वॉक की गई। प्रोजेक्ट के तहत मुल्क भर में शजरकारी की जाएगी। तलिबात ने भी इस प्रोजेक्ट की अफादियत को सराहा है। बिल्कुल, गर्मियां आ रही हैं और इससे पहले हमें चाहिए कि प्लांट की इम्प्लांटेशन के लिए कुछ किया जाए और पौधों के हवाले से भी कुछ किया जाए। और पौधों पे भी हम एक दिन एक शो करेंगे कि किस तरीके से शहर का इसको ग्रीन बनाया जा सकता है। जैसे कि लाहौर है, लाहौर ग्रीन भी है, और जैसे कि आप देख रहे थे कि बैनर्स में भी उन्होंने लिखा था कि सब्जे में ही खुशहाली है। खैर, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और यस्टरडे टॉप स्टोरी आपको बताएं, दानी MQM के खिलाफ रेड वारंट के इजरा से मुतालिक वजारत दाखिला का तहरीरी हुक्मनामा FIA को मौसूल हो गया है। खत में कहा गया है कि अल्ताफ हुसैन इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाए। बानी MQM के खिलाफ रेड वारंट के इजरा के मामले पर DG FIA को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। वजारत दाखिला का खत DG FIA को मौसूल हो गया। खत में बानी MQM के खिलाफ दर्ज मुकदमे की दफात का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है।
वजारत दाखिला ने खत में हिदायत की है कि बानी एमकेएम के खिलाफ फ्रांस में इंटरपोल हेडक्वार्टर से राब्ता किया जाए। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ 7 फरवरी को वजारत दाखिला ने रेड वारंट जारी करने का अमल शुरू करने की मंजूरी दी थी। वजारत दाखिला के तर्जुमान का कहना था, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आइंदा पेशी पर अल्ताफ हुसैन की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर रखी है। इस सूरत हाल के तनाजुर में इंटरपोल के जरिए अल्ताफ हुसैन को वतन लाने का फैसला किया गया है। अखबार आज के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर भी नजर डालते हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी अनवार हाशमी साहब। अनवार हाशमी साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, आज हमने कोई ट्रम्प के बारे में बात नहीं की है, एक खबर नहीं पड़ी जबकि थी हमारे पास। आप ही बता दीजिए इदारियों में क्या लिखा है। जी, आज आपने जो खबरें पढ़ी हैं उसमें से एक जो पाकिस्तान बहरिया जो मशकें करा रहा है 37 ममालिक की, उसको अखबारात ने जो है अपने इदारिये का मौजू बनाया है और इसके अलावा कुछ इदारती नोट्स में जो है वो PSL इवेंट को जो है वो अप्रिशिएट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में 37 ममालिक की बहरी मशकें, मजबूत दिफा का पैगाम, ये नवाए वक्त का इदारिया है और इसके साथ कुछ इंग्लिश अखबारात का भी ये इदारिया है, क्योंकि जैसे कि आपने खुद बताया है कि आज 37 ममालिक की बहरी मशकें हो रही हैं। पाकिस्तान इसका मेज़बान है और इसमें तमाम अहम कंट्रीज़ जो है वो इन मशकों में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें जो है 2 सुपर ताकतें अमेरिका और चीन भी शामिल है, एक सुपर ताकत रूस भी शामिल है, उसके अलावा जो है इस्लामी ममालिक में सऊदी अरब और ईरान भी शामिल है। तो इन मशकों की कई हवालों से अहमियत है, लेकिन अगर दुश्मन मुल्क जो इन मशकों के बारे में कुछ क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा था तो उस पर वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी ने अपने बयान में कहा है कि ये मशकें किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हैं, ये अमन मशकें हैं। लेकिन अगर दुश्मन हमारी समंदरी हदूद में जारहाना अज़ाइम लेकर आएगा तो फिर बच नहीं पाएगा। तो 2 किस्म के मैसेज दिए गए हैं कि यकीनन जब 37 ममालिक हमारे साथ शरीक हैं तो वो किसी पड़ोसी मुल्क को खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, उनके अपने अपने जो है मफादात होते हैं। तो ये एक टेक्निकल मशकें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे इससे हमारी जो एक सलाहियत है बहरिया की, उसमें एक इजाफा होगा, क्योंकि आज सबको पता है कि जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है भारत, उसकी नज़रें हमारी इक्तिसादी तरक्की पे भी हैं और वो अमन को भी जो है वो तबाह करना चाहता है। और फिर जब से हमारा CPEC का मुआहदा हुआ है या गवादर की इम्पोर्टेंट बंदरगाह बन रही है जिससे कई ममालिक को फ़ायदा होगा, तो इस सारा एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इस खित्ते में जो हम पे ख़तरात हैं तो हम उस दिफाई लिहाज से और ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा पैगाम जाएगा कि तमाम बड़ी ताकतें यहाँ मशकें करके पाकिस्तान पे एक अपने एतमाद का इजहार भी कर रही हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अनवार हाशमी साहब। इंडिया की जानिब से कभी भी अगर एग्रेशन शो किया जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला हो, CPEC का मामला हो या हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात हो या फिर बहरी मशकें हो, तो तमाम जानिब से मुंह तोड़ तो जवाब दिया जाता है। और वो प्रेशर जो वो पाकिस्तान पर बिल्डअप करना चाहता था, आइसोलेशन का शिकार करना चाहता था, वो अब प्रेशर इंडिया के ऊपर खुद बिल्डअप हो रहा है। तो अब क्या रास्ता रह जाता है इंडिया के पास सिवाय डायलॉग के? क्या पॉलिसी होगी नेक्स्ट? क्या है मोदी हुकूमत के पास पाकिस्तान के लिए? देखें, मोदी हुकूमत के आप अज़ाइम देखें कि जिस तरह हमने तो अपनी मशकों का नाम भी जो है वो रखा है अमन मशकें, लेकिन साथ ही आपने ये खबर पढ़ के सुनाई है कि भारत में खुफिया एटमी शहर की तामीर हो रही है जिसमें हाइड्रोजन बम बनाने की सलाहियत भी है और ये बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरी दुनिया अमन की तरफ जा रही है और भारत और मोदी के अज़ाइम आप देख लें कि पड़ोसी ममालिक के बारे में किस तरह की खौफनाक तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन हमारा दिफा मजबूत है और हमारे कमांडर्स ये मैसेज दे चुके हैं। बिल्कुल, हमारे कमांडर्स ये मैसेज दे भी रहे हैं और अमन मशकें की जा रही हैं जिनका मकसद भी ये है कि तमाम ममालिक की बहरी जो कुव्वतें हैं उनके दरमियान हम एक एतमाद साजी पैदा कर सके और तमाम तर जो बहरी खतरात हैं उनसे निपटने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी एक काविश है और ये 5वीं मरतबा किया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात जो है अनवार साहब आपसे करना चाहेंगे हम कुछ क्रिकेट के बारे में। कल हमने देखा बहुत ही रंगारंग प्रीमियर हुआ, जबरदस्त से हमने देखा एक एंट्री हुई 5 टीमों की। कुछ इदारियों ने इस हवाले से भी लिखा है। जी बिल्कुल, इदारती नोट खास तौर पे PSL के बारे में लिखे गए हैं, तो मैं चंद लाइनें बताऊंगा कि डेली टाइम्स ने लिखा है PSL बेस्ट ऑफ लक 5 टीम। तो उसकी चंद लाइनें मैं पढ़ के सुनाता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग इज पाकिस्तान लीग
and it belongs to the people of Pakistan. The decision of holding final in Pakistan is a bold one and must be appreciated. We like to wish best of luck to all 5 teams and management for the success of whole event. आप देखें यकीनन एक पाकिस्तान इसका मेज़बान है, पाकिस्तान इसको वहाँ पे जो है मुनक़िद करवा रहा है और ख़ास तौर पे कल का पहला मैच भी आपने देखा है कि मेरे हम उम्र कप्तान मिसबा उल हक जो जिनका ताल्लुक भी मेरे खैर से है, उसने नौजवानों को कहते हैं उम्र की बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अनवर हाशमी साहब, खैर पीएसएल की रंगीनियां जारी है और पीएसएल के ऊपर जो है वो सारी एडिटोरियल्स भी आ रहे हैं और पड़ोसी मुल्क में भी काफी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि वो तो हमारी खुशियों को हाईलाइट ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि लाहौर में अब इनको सिक्योरिटी फराहम करना पड़ेगी तो पता लगेगा, क्योंकि 2009 के बाद जो हादसा हो चुका है उसके बाद से इंडिया ने काफी जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था। खैर अच्छा, आज जो हमारी साथ साथ कह दी है कि हम ये बात फाइनल कर चुके हैं कि फाइनल जो है वो लाहौर में ही होगा और अब इसके ऊपर नहीं, फाइनल तो लाहौर में होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी। खैर आज जो हमारी थीम है वो हम मीडिया के किरदार पे बात कर रहे हैं। आप भी सहाफी हैं, हम भी सारे सहाफी हैं और हमारे साथ पूरी टीम होती है, तो मीडिया का क्या किरदार है और कितनी मुश्किल होती है आपको एज ब्यूरो चीफ किसी न्यूज को डिलीवर करने में, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये? देखिए, मीडिया के किरदार की अहमियत में तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में मीडिया के अंदर कुछ खामियां भी हैं और उसको अगर छोड़ दें तो जब लोग अपने मसाइल आप भी जब कभी फील्ड में जाती हैं या किसी महफिल में जाती हैं तो लोग जब आपसे कहते हैं कि फ़लाँ मसला हाईलाइट करें, फ़लाँ मसला हाईलाइट करें, तो आप उन्हें बताते हैं कि ये मसला आपके नॉलेज में ही तब आया है कि इसको मीडिया हाईलाइट करता रहता है। तो एक तो मीडिया ने अवेयरनेस दी है, हर लिहाज से लोगों को शऊर दिया है, कानूनी हवाले से, अपने हकूक़ के हवाले से, शहर की सफाई के हवाले से और दीगर इश्यूज के हवाले से ये मीडिया का एक पॉजिटिव रोल मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक मसाइल की बात है कि एक वर्किंग जर्नलिस्ट को क्या मसाइल पेश आते हैं, तो जो यंगस्टर्स ने बताए हैं, जैसे हुमा भट्ट बता रही थी, इस्लामाबाद वाले रिपोर्टर बता रहे थे, लेकिन मैं एज ए ब्यूरो चीफ आपको बताऊं कि जब हमारी टीम्स जाती हैं फील्ड में तो उनसे सबसे बड़ा एक मसला ये आता है, मैं डिफरेंट पहलू से बात करूंगा, कि आपको एक इदारे ने भी सिक्योरिटी का एक कार्ड दिया हुआ है, मीडिया कार्ड, और उसके अलावा हमें गवर्नमेंट्स, हर प्रोविंस की गवर्नमेंट भी एक कार्ड जारी करती है। इसके बावजूद बास एज ए इवेंट्स होते हैं जिसमें पुलिस को वो उस तरह एजुकेट नहीं किया जाता जो कि मीडिया को के रास्ते में एक रुकावट बनता है। उन इवेंट्स की तरफ जब VIPs हों तो उनको कार्ड और सिक्योरिटी कार्ड के बावजूद जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, जिससे तल्ख कलामी की नौबत आ जाती है। तो एक ये मसला पैदा होता है और दूसरा मैं आपके तरफ तवज्जो दिलाऊं कि कुछ मीडिया टू मीडिया भी मसाइल होते हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी गलत रवायत मीडिया के अपने अंदर बन चुकी है कि हम ऐसे ऐसे इवेंट्स पे भी चले जाते हैं जहां पे हमें मदऊ नहीं किया जाता, जैसे बंदा बिन बुलाए किसी शादी पे चला जाए और वहां बाहर गेट पे खड़े रहते हैं, और जो कुछ अच्छे चैनल सोच रखते हैं कि इस तरह की जर्नलिज्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस चक्कर में मिस ना हो जाए, उनको भी मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। तो इस तरह की कंपटीशन के मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं कि आप गैर जरूरी इवेंट्स की तरफ चढ़े जाते हैं और गैर जरूरी खबरों को जो है आप कवरेज देते हैं। सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर हाशमी साहब, आप हमारे साथ थे और चूंकि वक्त जो है वो थोड़ा कम है और हमने कुछ मजीद बातें भी करनी है, डेफिनेटली बहुत से लोगों से आज हम मिलवाएंगे भी आप लोगों को, और उन लोगों में कुछ ऐसे हमारे पास एंकर्स भी हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स भी हैं, कुछ ब्यूरो चीफ्स भी हैं जो अपने काम को बाखूबी तौर पर निभा रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद इत्तलात की फराहमी में बहुत तेजी आई है और यकीनन इसमें न्यूज चैनल्स ने अहम किरदार अदा किया है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर हमें न्यूज चैनल्स पर जरूर मिल जाती है। जी हाँ, न्यूज चैनल्स पर हमें खबरें तो मिल जाती हैं, लेकिन ये खबरें डिलीवर करने वाली हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी एंकर है जिनका नाम है आसमा इकबाल, और आसमा इकबाल से जानेंगे कि उनके ऊपर क्या जिम्मेदारियां होती हैं जो वो कोई खबर को डिलीवर कर रही होती हैं। तो देखते हैं कि आसमा इकबाल क्या कह रही हैं। मेरा नाम आसमा इकबाल है और मैंने जो अपना करियर है न्यूज़ एंकर के तौर पर वो 2006 में शुरू किया था एक निजी टीवी के साथ इस्लामाबाद से। उसके बाद फिर मैं लाहौर चली गई एक और निजी टीवी के साथ, फिर ये सफ़र चलता रहा और आज 2017 में आप मुझे आज टीवी पर देखते हैं। जब मेरा पहला बुलेटिन ऑन एयर जाना था, मुझे एक रोज़ पहले इन्फॉर्म किया गया कि कल आपकी न्यूज़ है, दोपहर 2 बजे आप ऑन एयर होंगी। उससे तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, सबको फ़ोन कॉल्स किए कि कल 2 बजे मैं टीवी पे आऊँगी। पर उसके बाद एकदम से मैं बहुत नर्वस फील करना शुरू हो गई। रात में ये नर्वस होने का जो सिलसिला था ये शुरू हुआ, और फिर अगले दिन जब बुलेटिन ऑन एयर गया और मैंने
पहली स्टोरी की पहली लाइन जब पढ़ी तो मुझे लगा कि बस मैं अभी शायद बेहोश हो जाऊंगी, लेकिन उस वक्त जो मेरे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने मेरा पहला बुलेटिन ऑन एयर कराया, करामत मुगल साहब, उन्होंने मुझे थोड़ा बैकअप किया। उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, संभालो करो। और फिर बस पहला बुलेटिन हो गया, 5 मिनट का बुलेटिन था। बहुत डिफिकल्ट है। पहले पहले ऐसा लगा कि शायद प्रॉम्प्टर पे न्यूज़ आती रहेंगी, मैं देख के खबरें पढ़ती रहूंगी, लेकिन उसके बाद पता चला कि तो बड़ा मुश्किल काम है। आप स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन जब आप स्टूडियोज में हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त कोई भी स्टोरी आ सकती है और आपको उसको कवर करना है। अब क्या है क्या नहीं, वो APS है या वो कोई पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता है, खुशी की खबर है, गम की खबर है, आपको हर हाल में करनी है। आप कैसा फील कर रहे हैं, आप बीमार हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, आपका अभी भी किसी से झगड़ा हुआ है, चाहे वो आपका पैनल प्रोड्यूसर है या आप घर से बुरे मूड के साथ आए, लेकिन आपको न्यूज़ डिलीवर करनी है और बड़े अच्छे बड़े मुस्कुराहट के साथ। और अगर न्यूज़ ऐसी है कि आपको बिल्कुल सैड एक फेस रखना है तो आपको वो भी करना पड़ता है। अब चूंकि मुझे इस करियर में ऑलमोस्ट 10 साल तो हो चुके हैं, तो उसके बाद अब मैं ये भी देखती हूँ स्टूडियो में आके मेरे कैमरामैन भी आपको बताएंगे कि लाइट कैसी है, लाइट सही है नहीं है, कुछ और अगर मुझे इशू कुछ लग रहा है, मैं प्रॉपर सिटिंग नहीं है, चेयर टेबल से थोड़ी हटी हुई है, कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब अब थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी कुछ समझ में आती हैं, ज़्यादा तो नहीं। और अगर लाइफ की बात है तो हमारी लाइफ भी बिल्कुल आम लोगों ही की तरह से है। जब यहाँ से निकलती हूँ मैं रात 1 बजे, क्योंकि 12 बजे का बुलेटिन भी मुझे करना होता है 9 PM के साथ, तो जब मैं 1 बजे निकलती हूँ मेकअप साफ करने के बाद, तो मैं तब बिल्कुल एक आम इंसान हूँ जैसे मेरे देखने वाले हैं। मैं हमेशा ये सोच के न्यूज़ पढ़ती हूँ कि मेरे सामने कैमरा नहीं है, मेरे सामने मेरा व्यूवर बैठा है, और जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं न्यूज़ भी इसी तरह से डिलीवर करूँ कि मैं कैमरा पे नहीं पढ़ रही हूँ, और मैं अपने देखने वाले को ये खबर बता रही हूँ। घर पे भी हमारा ये सिलसिला रहता है और हमारे घर वाले भी इस बात से बड़े तंग होते हैं कि हम जब भी घर पे टीवी ऑन करते हैं तो हम न्यूज़ चैनल ही ढूंढ रहे होते हैं, और जब स्विच भी करते हैं तो कोई ना कोई न्यूज़ चैनल ही लगाते हैं। तो इस बात पे घर वाले कभी कभी चिढ़ जाते हैं कि अब तुम ऑफिस में नहीं हो, प्लीज़ तुम घर पे हो, हमें तो थोड़ी एंटरटेनमेंट करने दो, हर वक्त न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़। लेकिन ये है कि हर वक्त आगाह रहना पड़ता है क्या हो रहा है। कभी अचानक से खबर आ जाती है गवर्नर सिंध चेंज हो गए हैं, कभी पता चलता है कि पनामा का इशू खड़ा हो गया है। तो ये नहीं है कि ऑफिस में आएँ और बस खबर पढ़ के चले जाएं, आपको उस इशू से आगाह होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी स्टोरी आ सकती है और आपको उसको कवर करना पड़ सकता है। सिर्फ ये नहीं कि मिनटों तक, कभी कभी तो घंटों लंबी ट्रांसमिशंस होती हैं। तो जब अगर आपको अवेयरनेस नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा उस स्टोरी के बारे में, तो फिर आप उसको कैसे डिलीवर कर पाएंगे। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग, बहुत अच्छी सहाफत कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी से लोगों को खबरें दे रहे हैं, और जितना अब ये वास्ट हो रही है, जितनी जितनी ये फैल रही है इंडस्ट्री, उससे मेरे ख्याल में लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। मेरा ख्याल है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्क्रीन के ऊपर इतने काम और क्वाइट फेसेस जो नजर आते हैं, उनके पीछे कितनी पैनिक होती है और कितना शोर मचा होता है, जिसको कंट्रोल करके वो आपको न्यूज़ डिलीवर भी कर रहे होते हैं और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाक बहरिया की जानिब से 5वीं मुश्तरका बैनुल अक़वामी बहरी जंगी मशक़े अमन 2017 का आगाज हो गया है। चीन, रूस और अमेरिका समेत 36 ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। For a common purpose, for a common goal, to ensure security, to make this world safe for us and for rest of the humanity, so that there is peace, which will bring prosperity and progress. And that's what our Constitution also mandates us to do. We believe in inclusive policy, and we think that if the world stands together, there will be greater benefit for all of us. Most wars have occurred because of misperception, because of lack of communication. That is why when we read history, which is unfortunately stories of war with gaps in between,
we find that all wars was perhaps not justified, because we see belligerents cooperating after the war. They could have done that before had the communication channels were open. Had they made some more effort in understanding each other. It is that purpose for which we are all here together. And I salute you and I congratulate you for being here, because it is a noble cause. The concept of the exercise is to promote understanding. And this understanding will be developed not only through our formal interactions, but for informal interactions more so. So your mere presence is contributing. Your interaction with each other and with us will promote peace, inshallah. And it is heartening to see so many nations and all major maritime nations present here. I thank you for that. And I hope that inshallah in the next 5 days we will be able to forge a cooperation, a brotherhood, which will prevent conflict. And should there be one, we will be able to quickly resolve it and establish and maintain lasting peace. We prepare for war to ensure our security. Like I said, peace is not complete. Aman is not complete without security. So our concept of making arms and preparing for war is peace and not actually war. Ladies and gentlemen, once again, it is very heartening to see you here, and I hope and pray that inshallah we will have a very positive, very fruitful, very beneficial interactions, and you will leave from here enjoying our hospitality and having good time. I'll conclude by saying, International Aman, Zindabad, Pakistan, Paindabad. ठीक है, वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी इस वक्त स्पीच कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये तमाम मशकें जो है बड़ी बेनिफिशियल रहेंगी और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगी और ये तमाम लोग जो है पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, और अब हम कुछ बात कर लेते हैं आज की हमारी थीम पर, जो कि है न्यूज़ चैनल्स के रोल के बारे में। और सोसाइटी में डेफिनेटली एक सोसाइटी बिल्डिंग में न्यूज़ चैनल्स का बहुत अहम रोल होता है, और क्या ये न्यूज़ चैनल्स अपने इस रोल को बाखूबी तौर पर निभा रहे हैं या नहीं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है नाजिया अशर, सीनियर जर्नलिस्ट जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ये चेहरा सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत आए हैं। अच्छा नाजिया, गुड टू सी यू हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीडिया के किरदार पर आज बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कि मुआशरे में मीडिया का क्या किरदार है। ज़्यादातर ये रुझान आम है कि मनफी तौर पर लोग इसको हाईलाइट करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो कहते हैं यार मीडिया ही तो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो मुआशरे में इस रुझान को और मीडिया के किरदार को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, मीडिया का जो किरदार है बदकिस्मती से इस वक्त अगर हम मौजूदा वक्त की बात करते हैं तो बड़ा तनकीद का निशाना उसको बनाया जा रहा है। उसके किरदार को बड़ा मनफी बनाकर पेश भी किया जाता है और उसमें खुद मीडिया का भी बहुत हद तक कसूर है। लेकिन अगर हम उस मनफी पहलू को नज़रअंदाज करते हुए मीडिया की जो पॉजिटिविटी है, जो मस्बत पहलू है, उस पर फोकस करें और ये जानने की कोशिश करें कि वाकई हमारे माशरे में मीडिया ने किस हद तक आगे जाकर काम किया है और माशरे में बेहतरी लाने की कोशिश की है, तो सबसे पहले तो पब्लिक अवेयरनेस, जो आगाही और शऊर मीडिया ने पाकिस्तानी सोसाइटी में पैदा की है, वो अगर आप आज से 15 साल पहले जाएं, जिस वक्त प्राइवेट मीडिया का बिल्कुल भी कोई नामो निशान नहीं था या ग्रो करना शुरू हुआ था मीडिया, उस वक्त में और इस वक्त में कि जब पब्लिक जो अवेयरनेस है उसमें बहुत बड़ा एक आप डिफरेंस देख सकते हैं।
उसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ वोटिंग टर्नआउट बढ़ा, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए मीडिया ने किरदार अदा किया। 2002 के इलेक्शंस 41% टर्नआउट था, 2008 के इलेक्शंस 44 हुआ और सबसे ज़्यादा टर्नआउट पाकिस्तान में रहा पिछले इलेक्शंस में 2008 के इलेक्शंस में कि टर्नआउट 55% था। और अब जो अगला आने वाला साल है इलेक्शन का, लोगों में क्योंकि आगाही बढ़ी है, लोगों को मीडिया ने बताया है कि आपके हुकूक क्या हैं और किस तरह से आप मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हो, तो लोग बाहर आते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं और मीडिया बहुत हद तक उनका साथ भी देता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे इर्द गिर्द जो आप देख सकते हैं। खासतौर पर मैं जिक्र करूंगी अभी जो तैयबा तशद्दुद केस इस्लामाबाद में चल रहा है, जिसकी अपडेट्स आप दे रहे थे, तैमूर मर्डर केस चल रहा है, उसकी अपडेट्स आप लोग दे रहे थे। और जो मीडिया ने जिस तरह से इस केस को परसू किया और उसके जो रिजल्ट सामने आने शुरू हुए, हता ये कि आज तो बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है कि उसका वालिद जो है वो खुद से पीछे हट गया, लेकिन मीडिया लोगों को आगाह तो कर रहा है कि ये भी हो सकता है। तो वो जो मीडिया का पॉजिटिव रोल है ना, वो सोसाइटी को एक नया शेप दे रहा है, जो जमाने के नए ट्रेंड्स हैं उनसे मुतारिफ करा रहा है और लोग बहुत हद तक मीडिया पर एतमाद भी करते हैं। ये अलग बात है कि कुछ जो मीडिया अवार्ड्स हैं हमारे यहाँ चल रही हैं और जिस तरह से कुछ न्यूज़ चैनल्स सहाफत को सही तौर पर आगे लेकर नहीं जा पा रहे या फिर अपना नाम खुद बदनाम कर रहे हैं, वो उस पहलू को आप नज़रअंदाज करें। उससे बेहतर है कि आप ये देखें कि इस वक्त माशरे को कितना बेहतर बनाया है, पाकिस्तानी सोसाइटी को मीडिया ने कितना बेहतर बनाया है। डेफिनेटली नाजिया, जो बेसिक रोल है मीडिया का लोगों को एजुकेट करने का, इन्फॉर्म करने का, वो तो हम देख रहे हैं कि मीडिया बहुत बखूबी तौर पर निभा रहा है। पर जो तनकीद की आप बात कर रही हैं, उसमें एक तनकीद ये भी है कि आप एक दौड़ में लगे हुए हैं, ब्रेकिंग की दौड़ में लगे हुए हैं और लोगों के दरमियान भी ये तासुर बहुत हद तक बढ़ चुका है। लोग भी ये समझते हैं कि शायद ये एक ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं तो मे भी शायद ये चैनल जो खबर दे रहा है वो ठीक नहीं है। ये तासुर लोगों के जहनों में भी अब काफी हद तक बस चुका है। इस तासुर को खत्म कैसे किया जा सकता है? ये तासुर सिर्फ लोगों के जहन में नहीं है, ये तासुर हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर भी है। हमारे अपने सहाफ़ी इस पर आवाज़ बुलंद भी करते हैं, इस पर तनकीद भी करते हैं और बहुत हद तक जो हमारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके जो ओनर्स हैं, उन तक भी ये मामला लेकर जाया जाता है। और फिर ये रेटिंग की दौड़ कब तक रहेगी? बिल्कुल, कब तक हम टीवी पर बैठकर लोगों को लड़वाते रहेंगे और उससे हम रेटिंग गेन करते रहेंगे? वो दौर अब खत्म हो रहा है, मुझे महसूस होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक नहीं रही है, हम डिजिटल मीडिया के दौर में दाखिल हो चुके हैं। तो ये रेटिंग की दौड़ अब यहाँ पर खत्म हो रही है। अब लोगों की जो मर्जी होगी वो डिजिटल मीडिया पर जाएगा, वो देखेगा, वो नहीं देखेगा जो आप टेलीविजन चैनल्स पर उनको दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव है और सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे जराइम बढ़ते हैं, लोग फेसबुकिंग के थ्रू फ्रेंडशिप करते हैं, दीगर वाक़यात भी पेश आते हैं। तो उसके किरदार को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि हम कहीं भी चले जाएं सहाफ़ी, तो वो कोई कॉन्फ्रेंस है तो वो कहते हैं आप लोग तो ये चीज़ दिखाते ही नहीं है, आप ही लोग तो सारा जो है वो मनफी रुझान पैदा कर रहे हैं। तो बाकी भी सोशल मीडिया के थ्रू बाकी भी ऐसी साइट्स हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से मैंने अभी कहा ना कि डिजिटल मीडिया का ये दौर है और आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उसमें दाखिल होना पड़ेगा। अब से वेस्ट में तो इस पर बहुत काम शुरू हो गया है, वहाँ तो टीवी खत्म होता जा रहा है, लेकिन शायद पाकिस्तान में 10 साल लगे, 20 साल लगे और उसके बाद सिर्फ ये 4 इंच की स्क्रीन रह जाएगी हमारे पास, टीवी खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अब जब आप सोशल मीडिया की तरफ आते हैं तो उसके अंदर जिस मनफी रुझान की आप बात कर रही हैं या साइबर क्राइम की बात कर रही हैं, वो एक बिल्कुल अलग पहलू हो जाएगा या एक अलग टॉपिक हो जाएगा जिसके ऊपर भी बड़ी बहस हो सकती है। लेकिन डिजिटल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से पॉजिटिव यूज हो सकता है, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल इसी हफ्ते आप लोगों की रिपोर्टिंग जो आपने कुछ एक रिपोर्ट आपने बनाई थी जो कद में छोटे थे, शॉर्ट हाइटेड लोगों पर, उसका जो रिस्पांस सामने आया है, मैं देखकर वो हैरान हूं कि ना सिर्फ ये कि आम लोगों की जानिब से उसका रिस्पांस सामने आया और लोगों ने कहा कि दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ मीडिया। एग्जैक्टली, उसको इतनी उसकी शेयरिंग की गई। तो वो स्टोरीज जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग देखना चाहते हैं, आप टीवी पर ना भी देख सकें, आप टीवी पर कुछ और देख रहे हो, पॉलिटिकल सिर्फ जो हमारी लड़ाइयां हैं वो दिखाई जा रही हो, लेकिन लोग सोशल मीडिया पर आएंगे और वो चीज देखेंगे, उसको पसंद करेंगे जो वो देखना चाहते हैं, जो वो सुनना चाहते हैं, जो हमारी सोसाइटी के नजरअंदाज होने वाले एलिमेंट्स हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो लोगों के इश्यूज हों, अगर आप आकर उनको हाईलाइट करते हैं, और यही मीडिया का रोल है,
और आप लोगों ने वो किया और उसका रिस्पॉन्स आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा ना जी, अभी जो मेन सिचुएशन यहाँ पर हम देख रहे हैं, मीडिया के रोल के ऊपर तो हमने बहुत बात की है, इससे पहले भी हम लोगों ने शोज किए थे, तो आप भी आई थी तब हमने इसके ऊपर बात की थी। क्या समझती हैं कि मीडिया अपने इस रोल को जस्टिफाई कर रहा है? पाकिस्तानी मीडिया, खासतौर तौर पर न्यूज़ चैनल्स की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने डिलीवर करना होता है, पर हमें ये भी उसके साथ साथ नज़र में रखना पड़ता है कि सोसाइटी के इसके ऊपर क्या मनफी असरात पड़ सकते हैं और उन मनफी असरात को किस तरह से मॉनिटर किया जा सकता है, उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। क्या ये तमाम तर चीज़ें मीडिया के रोल में नहीं आती? देखिए, इसके लिए तो हमें बाकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। और बहुत सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस इस पर बहुत अरसे से काम भी कर रही हैं, लेकिन वही है कि जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो फिर पर्सनल इंटरेस्ट सामने आ जाते हैं और जिस तरह से उस पर अमल दरामद करना चाहिए वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक मॉनिटरिंग की बात है, अब मॉनिटर किया जाता है और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश भी की जाती है। बहुत सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आप उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल यहाँ पर ले सकते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम इश्यूज़ जो लोगों के आम इश्यूज़ हैं, स्पेशली सोशल इश्यूज़ जो हुकूमत तक ले जाए जा सकते हैं, जिनसे लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि मीडिया का काम सिर्फ लोगों को आगाही देना नहीं है। आगाही तो दी जाती है लोगों को, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमती पॉलिसीज हैं, जब आप उनकी आगाही दे रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के इदारों पर प्रेशर भी बनता है, दबाव बनता है कि वो फिर काम करें। और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि जितनी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि आपने लोगों को आगाही दी, लोगों की पब्लिक ओपिनियन बनी, हुकूमती इदारों पर दबाव बढ़ा और उसका नतीजा आपके सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही है नाजिया, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है गुड मॉर्निंग आज में, तो जस्ट 2 लाइंस ओवरऑल जो मीडिया का किरदार है उसके बारे में कुछ कह दीजिए। मीडिया पाकिस्तान में बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जिस किस्म की नेगेटिविटी हमें नजर आती है उसकी वजह यह है कि हम अभी उतने मैच्योर्ड हुए नहीं हैं। ठीक, हम उसको ये कहते हैं ना कि टीनेजर है, अभी 15 इयर्स 16 इयर्स का है। तो जैसे जैसे ये मैच्योर्ड होता जाएगा ना, इसके और भी ज्यादा समरात हमारे सामने आते जाएंगे। थैंक यू सो मच नाजिया, आप हमारे साथ थी और मीडिया के रोल के ऊपर जो है वो बड़ी तफसीली तौर पर हमने बातचीत की है नाजिया से। सो डेफिनेटली एक अहम रोल, एक अहम जिम्मेदारी होती है न्यूज चैनल्स की। और इन न्यूज चैनल्स की बात कर रहे हैं तो न्यूज चैनल्स पर चलने वाले करंट अफेयर्स के टॉक शोज नाजरीन के लिए खबर का तजिया जानने का एक अहम जरिया भी होते हैं। वैसे तो बेशुमार न्यूज चैनल्स पर कई टॉक शोज नशर होते हैं, लेकिन एक अच्छा टॉक शो वही होता है जिसे एक अच्छा और सीनियर जर्नलिस्ट होस्ट करता है। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के एक ऐसे ही सीनियर जर्नलिस्ट है मुबशिर जैदी, जो प्रोग्राम जरा हटके को होस्ट करते हैं और ये प्रोग्राम वाकई जरा हटके है। गुड मॉर्निंग आज की टीम ने सीनियर जर्नलिस्ट मुबशिर जैदी से मुलाकात की है और सहाफत की दुनिया में उनके सफर की कहानी मालूम की है। आइए जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। बारात पढ़ने का शौक था, तो हर वक्त हर तरफ होता था कि हमारे माशरे में इतनी करप्शन है, तो ये है तो वो है। तो जैसे हर नौजवान को होता है कॉलेज लेवल पे आकर के बहुत एग्रेशन और मैं कुछ कर जाऊं और ये। मेरे वालिद साहब बैंकर थे, उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि मैं कहीं बैंकर बन जाऊं, लेकिन जाहिर है थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ और मैंने कहा जी मुझे नहीं बनना। और तो मैंने उन दिनों मुस्लिम अखबार था, वहाँ पर मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर ली, इवन आई वाज इन ग्रेजुएशन। तो वहाँ से फिर एक सफ़र शुरू हुआ, फिर मैंने मुड़ के ही नहीं देखा। तो ग्रेजुएशन भी वहीं हो गई और उसके बाद भी पढ़ाई जो थी सारी वहीं रहते हुए कंप्लीट हो गई। रिपोर्टिंग में आ गया। रिपोर्टिंग में फिर मैंने सोचा कि सहाफ़ियों में एक किस्म के सहाफ़ी वो होते हैं जो एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट काम करना है। तो फिर मैंने ये स्टोरीज एक्सप्लोर करनी शुरू की कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि देखता हूं, उस ज़माने में ये हुआ और ये 3-4 साल में इसी चक्कर में कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, आई स्टार्टेड टू फाइंड अ नीश। फिर मुझे हुआ कि मैं कुछ ऐसी कहानियाँ ढूंढूं कि जिसमें जो डिफरेंट हों, यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसे आप कहते हैं। मुझे लगा कि सहाफत ना एक लाइफस्टाइल बन जाती है आपकी, और आपको जो है जब आप इसमें आ जाते हैं और पूरी तरीके से आप किसी भी पेशे में जिसको आप पसंद करते हो, अगर आप
आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में वो जो जुस्तजू होती है वो आपको कहीं ठहरने नहीं देती। अब जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर खासी हमें ये फीडबैक आती है कि आप कुछ, हमने नाम भी ज़रा हटके रखा है, तो कहते हैं आप हटके उन इश्यूज पे बात करते हैं जो लोगों को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी पैराए में हो। तो इस वक्त ऐसी ज़्यादा फीडबैक आती है। प्रिंट में जब आप स्टोरीज करते हो उसकी फीडबैक कम होती थी। मैंने साथ ये भी साबित किया कि जितनी भी ख़तरनाक स्टोरी हो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास सबूत पूरे हैं किसी भी चीज़ के तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। मैं एक रिपोर्टर हूं और सारी जिंदगी में एक रिपोर्टर ही रहूंगा, चाहे पोजीशंस डोंट मैटर। तो एक तो पाकिस्तान जैसी खतरनाक जगह पर इतने अरसे साबित करके जिंदा रहना ही एक अचीवमेंट है। तो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस के मुझे भी थ्रेट्स आए। मुझे खुशी होती है कि अगर कोई लड़का लड़की नया आने वाला कोई ऐसा अच्छा काम करे, कोई ऐसी अच्छी स्टोरी करे, मुझे खुशी मिलती है उससे कि हाँ मैं उसको अपने आप को देखता हूँ उस रूप में कि जब मैं एक यंग रिपोर्टर था तो मेरे अंदर भी उतनी एनर्जी थी। हमारे यहाँ जो मेजर कंफ्यूजन होती है कि पावर तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन पावर के साथ जो जिम्मेदारी आती है वो नहीं इस्तेमाल करते। हालांकि पावर अलोन कैन करप्ट, लेकिन पावर के साथ जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो वो एक सही सिमत में जा सकती है। तो यही मेरी कहानी है, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं। मुबश्शिर साहब ने बड़ी सही बात की कि इतना अरसा मीडिया में रहने के बाद जिंदा रह लेना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही काम करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ, शो में आप जिसके बाद मिलेंगे। न्यूज रूम के शिफ्ट इंचार्ज आसिफ अल्ताफ से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अभी आपको बताएंगे कि हमारे स्पॉन्सर कोका कोला की जानिब से कोक एंड मील्स प्रोजेक्ट के तहत फराम करदा इंग्रेडिएंट से शेफ मावरा ने रेसिपी बनाई है। आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह इन्होंने ये रेसिपी बनाई है। मावरा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज गुड टू सी यू हियर। आपकी रेसिपीज तो हम देखते रहते हैं, आज आपको भी यहाँ देखा, बहुत खुशी हुई आप यहाँ मौजूद हैं। क्या हमारे स्पॉन्सर ने हमें रेसिपी भेजी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, जरा कुछ बताएंगे? जी, हमने कोक एंड मील्स ने हमें ये बास्केट प्रोवाइड करी है और इस बास्केट को यूज करते हुए हमने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज करके रेसिपी तैयार की है एक, जो कि चीज लवर्स के लिए है स्पेशली। अरे वाह, यानी मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है। मामला वैसे जो भी आप बनाती है ना मुझे लगता है वो मेरे लिए ही होता है। और मामला जो आप बनाती हैं और जो डिस्कशन हम करते हैं अगर आप सुन लें उस वक्त तो आप कहें कि आप दोनों बाद में मिलिएगा जरा। हम आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं है ना। अच्छा, अभी क्या आपने बनाया है इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैंने मैक एंड चीज बनाया है मैक्रोनी यूज करते हुए। अच्छा। तो उसमें मैक एंड चीज जो है वो चीज लवर्स के लिए होती है क्योंकि उसमें डिफरेंट तरह की चीज डलती है, दो तीन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें डलती है। जैसे व्हाइट सॉस है। अच्छा, व्हाइट ठीक है, व्हाइट सॉस हम इसमें डालते हैं। अच्छा, ये व्हाइट सॉस रेडीमेड भी मिल जाती है? व्हाइट सॉस रेडीमेड मिलती है, रेड सॉस भी रेडीमेड मिलती है। वेरी नाइस। बल्कि इन्होंने हमें रेड सॉस भी प्रोवाइड करी थी लेकिन हमने जो है वो रेड सॉस से पास्ता बनाया नहीं। हमने आपका ऑप्शनल था कि आप जो है वो रेड सॉस से बना सकते हैं व्हाइट सॉस से। तो हमने डिफरेंट इसमें जो है वो मसाले यूज करें, जैसे ऑरिगानो और ये रोजमेरी, तो हर्ब्स यूज करें। इस तरह से हमने जो है वो एक रेसिपी पूरी तैयार की है। इन चीज की जो पसंद आएगी आप लोगों को तो मेरा ख्याल है कि हम पहले दिखा रहे हैं ये रेसिपी। मावरा ने मैक एंड चीज बनाई है, तो जनाब देखते हैं ये रेसिपी, उसके बाद आके मावरा से बात करते हैं।
बहुत ही मजेदार सा मैक एंड चीज बनाया है मावरा ने, और वैसे भी कोई भी चीज हो मेरा ख्याल है कोक के साथ सर्व करें तो वो अच्छी लगना शुरू हो जाती है। अच्छा ये बताइएगा मावरा कि आपने ये जो रेसिपी बनाई है, कोक एंड मील्स ने आपको ये खुद से इंग्रेडिएंट्स दिए थे, और अक्सर मैं देखती हूँ कि आप जो भी कुछ बना रही होती हैं उनमें अपने इंग्रेडिएंट्स यूज करती है, सारी सॉसेस, जैसे व्हाइट सॉस आपने बताया कि उन्होंने दी है, तो आप व्हाइट सॉस भी इवन खुद बनाती हैं। तो ये कैसा तजुर्बा था कि कोई चीजें आपको ला के दे दी और उसके बाद आपने कुछ कुक किया? ये हुआ ऐसा कि जब मुझे बताया गया कि आपको जो है वो पूरी एक बास्केट मिलेगी इंग्रेडिएंट्स की, और उस बास्केट को यूज करते हुए आपने जो है वो एक रेसिपी कंप्लीट तैयार करनी है, तो पहले तो मुझे ये हुआ कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, एक चैलेंज है ये एक तरह से कि आपको पता नहीं है कि आपने क्या पकाना है। लेकिन जब वो बास्केट मेरे सामने आई तो मैंने उसके जब इंग्रेडिएंट्स को देखा तो सडनली मेरे माइंड में जो है वो काफी सारी रेसिपीज क्लिक करी। इसमें केक की प्रोडक्ट्स भी हैं, आप केक भी बना सकते हैं। अरे वाह! तो वो एक कंप्लीट कोक एंड मील ने हमें इंग्रेडिएंट्स का पैकेज प्रोवाइड किया कि हमें ये मुश्किल नहीं हुई कि इससे जो है वो आप कोई रेसिपी नहीं बन सकती या कोई कमी है या कोई ज्यादा हो गया है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। एक मतलब बहुत परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किए और इससे हम मल्टीपल रेसिपीज बना सकते हैं। अच्छा तो ये बताएं, कोक एंड मील्स की जानिब से इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड किए गए मावरा को कि जी आपकी मर्जी है, आप बना लें इससे जो बनाना चाहती हैं, कैसा लगा ये सरप्राइज उनकी जानिब से? ये बहुत अच्छा सरप्राइज था। मतलब आप ये कहेंगे कि कंप्लीट एक पूरा पैकेज है इसमें कि आप सॉल्टी डिश भी बना सकते हैं और एंड में एक स्वीट डिश भी सर्व कर सकते हैं। उसके साथ आप कोक सर्व करें तो कोक तो वैसे ही, और अगर आप मजा वाला रखी हो तो वैसे ही आपकी एपेटाइट इंक्रीज हो जाती है, आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ताकि आप कोक पी सकें, है ना? और आपको भूख भी कोक देख के लगती है कि इसके साथ खाना चाहिए। जबरदस्त। कोक एंड मील्स की तरफ से ये हमारे लिए जो एक जबरदस्त गिफ्ट था, हमें तो बहुत अच्छा लगा है, और क्योंकि कोक की चीज थी तो डेफिनेटली अच्छी होगी। और हमारी जो थीम है, आज हम बात कर रहे हैं न्यूज और करंट अफेयर्स के हवाले से, माशरे में मीडिया के किरदार के हवाले से। तो न्यूज और करंट अफेयर्स में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को न्यूज चैनल्स की स्क्रीन पर मुख्तलिफ एंकर्स और होस्ट तो नजर आते हैं, लेकिन खबर की फरहामी में एंकर्स और होस्ट के साथ साथ प्रोड्यूसर्स और रिपोर्टर्स का भी बराबर का किरदार होता है। बिल्कुल, रिपोर्टर के पास खबर आने से लेकर उसकी प्री प्रोडक्शन तक न्यूज रूम में मौजूद शिफ्ट इंचार्ज उसका जिम्मेदार होता है। खबर किस तरह ट्रीट करना है, ये सारी जिम्मेदारी भी शिफ्ट इंचार्ज की ही होती है। आज न्यूज के सीनियर प्रोड्यूसर आसिफ अल्ताफ से मालूम करते हैं कि ये जिम्मेदारी वो किस तरह से अदा कर रहे हैं। किसी भी खबर को टीवी, अखबार या रेडियो पे सामने लाने के लिए या पेश करने के लिए किसी भी वाक़े का होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। न्यूज़ रूम्स के बाहर किसी इवेंट का होना ज़रूरी है। जब वो इवेंट कहीं भी हो जाता है, जो हमारे नुमाइंदे होते हैं वो हमें सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं बज़रिया टेलीफोन या फैक्स के ज़रिए, लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप भी आ गया, के ज़रिए भी हमें न्यूज़ रूम को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है। न्यूज़ रूम दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है। इनपुट जो है वो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनको वो चेक कर रहे होते हैं, उनके साथ वो राब्ते में रहते हैं। तो जब वो रिपोर्टर उनको इनपुट को हम खबर दे देता है तो वो खबर जो है सबसे पहले टिकर के सूरत में अपने व्यूअर को बताते हैं कि कोई भी वाकया या कोई बात ऐसी हो गई है, और उसके बाद जो है उसको आउटपुट को दे दिया जाता है। आउटपुट एडिटोरियल डेस्क होती है जो उसके ऊपर फैसला करती है ये खबर कितनी बड़ी है, या इसको ब्रेकिंग की सूरत में देना है, या इसको सिर्फ जो है टिकर की सूरत में ही चला के इसको ख़त्म कर देना है। अखबार और रेडियो का जो फ़र्क आता है, टीवी का जो फ़र्क है, वो यही है कि हम आपको सबसे पहले जो है उसमें हमारी कोशिश होती है कि आप उसको तस्वीर उसकी दिखाएं, उसकी वीडियो दिखाएं। तो जब खबर हम तक आ जाती है, उसके बाद उसकी जो वीडियोज़ होती हैं उस वीडियो को हम चेक करते हैं। उसका एक हमारे पास अलग शोबाजात होते हैं। मुख्तसर वक्त होता है टीवी के अंदर, 1 मिनट से 1.5 मिनट के अंदर खबर को हमें कंप्लीट करना होता है, अपने व्यूअर को सब कुछ उसके अंदर बयान करके देना होता है। तो इसमें एनालिस्ट का रोल जो है वो बड़ा अहम होता है। 24 घंटे के अंदर बहुत सारे बुलेटिन आप देखते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बुलेटिन होता है वो रात 9 बजे का प्राइम टाइम बुलेटिन होता है। ये एक रिवायत है और ये इसी वजह से भी है कि 9 बजे के बुलेटिन में आप तमाम दिन भर की जो खबरें होती हैं, जो वाक़यात होते हैं, उन सबको यकजा करके एक जगह कंपाइल करके उनको आप एक बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं कि आज दिन भर में क्या हुआ। लोगों तक इंफॉर्मेशन का
बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाना, इसमें टीवी का बड़ा अहम किरदार है। लोग रेडियो नहीं सुनते, लोग अब अखबारात नहीं पढ़ते। इवन मैं आपको बताऊं, लोग अब टीवी की खबरें भी मुकम्मल तौर पर नहीं सुनते। टीवी की खबरों के अंदर अब हेडलाइंस की बड़ी अहमियत हो गई, तो उसको सुन के लोग एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा लेते हैं, उसको सुन के लोग खौफजदा भी होते हैं, उसको सुन के लोग खुशी का भी इजहार करते हैं। मीडिया का तो जो बुनियादी काम है वो ये है कि इवेंट को कवर करना। अब माशरे में जो काम हो रहा होगा उसका अक्स जो है वो टीवी के ऊपर हम आपको दिखा देते हैं। और आपने सुना कि हमारे शिफ्ट इंचार्ज आसिफ अल्ताफ कितनी जबरदस्त बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आजकल लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, लोग ज्यादातर फोकस करते हैं हेडलाइंस को। और ये बात मैं मेंशन करना चाहूंगी कि आज टीवी की हेडलाइंस जो है पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी सब लोग देखते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी हेडलाइंस जो है वो ऑन एयर करते हैं और हर कोई ये कह रहा होता है कि जी आज लगाएं, हेडलाइंस आ रही होगी। चलिए जनाब, लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। Stay with us. और अब पाकिस्तान के चमकते सितारों का फेवरेट सेशन आ चुका है, जिसमें आज हमारे साथ दो बड़े ही जबरदस्त सिंगर हैं, जिनमें से एक सिंगर इब्रार पहले भी आ चुके हैं और वो अच्छा गाते हैं इसलिए आज हमारे साथ है, लेकिन आज उनके साथ रियल टाइम पार्टनर आए हैं अहमद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? गुड टू सी यू हियर। आज जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको मैं यही जुमला कह रही हूँ, क्योंकि वो तमाम गेस्ट बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं और हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है कि हमारे शो में इस तरीके से हमारे गेस्ट आ रहे हैं और दोबारा आए हैं और बहुत अच्छी बात है। इतने अच्छे सिंगर हैं अबरार। आपको यूजुअली जब भी कभी हम बात करते हैं तो जरूर करते हैं कि यार अबरार हमारे शो पे आए थे, बहुत अच्छा गाया था, और इतना अच्छा गाया था कि इस वक्त हम टाइम जाया नहीं करेंगे और फौरन से कोई सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और नुसरत फतेह अली खान का आप बैठे हैं बालन पे मेरी, हिट इट। बड़ा मुश्किल सॉन्ग है। रात यूं दिल में मेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है, क्या करूं दम निकलता नहीं है। मौत का जोर चलता नहीं है। इंग्लिश सॉन्ग से डायरेक्ट ही आप लैंड किए क्लासिकल सिंगिंग पे। कैसी जबरदस्त आपने आवाज में वर्सेटैलिटी। ओह बहुत वर्सेटाइल है भाई आप। अहमद हमारे साथ हैं, आज आप पहली बार आए हैं अहमद, आप भी कुछ गा के सुना दीजिए हमें। जी बिल्कुल सुनाते हैं। क्या सुनाएंगे आप? Okay, I'll play the guitar for him. Okay. So what are you gonna sing now? We're gonna sing the song for PSL. PSL start हो रहा है थोड़ा मोटिवेशन के लिए हम बिल्कुल ये सॉन्ग ट्राई करते हैं। है ये जोश है जुनून है जो तुम्हें है दम, वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो चाहे पाक जमी, वो जो तुम्हें है दम वो किसी में नहीं। जो जो जुनून अपना यकीन, जो तुम्हें है दम किसी में नहीं। मुकद्दर इस तरह जागे, हर एक कुर्बान में आगे। हमारी हौसलों से हो वतन की एक नई पहचान। चलो आगे चलो,
ना यकीन कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो कहे पाक ज़मीं कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। जबरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और हमें लगता है कि पीएसएल को हम जितना चेयर अप कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारे सिंगर्स भी उतना ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी पीएसएल के लिए हमें जरूर आना है। खैर, थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पर आए और आपने देखा कि आज हमारा शो जो है कितना इंटरेस्टिंग था और कितना अच्छा और कितना सीरियस संजीदा टॉपिक था। आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी तो हम कहेंगे कि अपना वीकेंड जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय करें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।